नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव पूरे हो चुके हैं। आज हम आपको इस चुनाव के महासंग्राम में उतरे उन महायोद्धाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें फिलहाल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लेकिन एक एक करके इनके बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी की जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। यूपी की बात करें तो विधानसभा चुनाव जीतना बीजेपी के लिए जहां साख का सवाल था, तो वहीं विपक्ष के लिए सत्ता में वापसी का सबसे बड़ा मौका। और यही वजह थी तमाम पार्टियों के योद्धा अपने प्रत्याशियों के लिए शुरू से आखिरी तक चुनावी मैदान में डटे हुए नजर आए। बीजेपी के लिए सीएम योगी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में थे। लेकिन एक महायोद्धा के तौर पर सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 रैलियां थी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, हर 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 महादेव। केंद्र और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के सहारे बीजेपी के लिए 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव जीतना साख के सवाल से कम नहीं। यही वजह थी कि बीजेपी के सबसे बड़े योद्धा प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश चुनाव पर था। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले 31 जनवरी को वर्चुअल रैली के माध्यम से पश्चिम की हवा का रुख बदलने की कोशिश की। 2 वर्चुअल संवाद के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों को साधते नजर आए। एमएसपी खत्म हो जाएगा, जैसे वैक्सीन की अफवाहें फैलाई ना, वैसी इसकी भी अफवाहें फैलाई। झूठ बोलो, अफवाह फैलाओ, गुमराह करो, इससे ऊपर इनके पास कोई हथियार ही नहीं बचे। इधर 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना था। उधर प्रधानमंत्री मोदी दूसरे चरण के लिए प्रचार मैदान में उतर चुके थे। 9 फरवरी को सहारनपुर में रैली की और दंगों का जिक्र कर पिछली सरकार को घेरा। 11 फरवरी को प्रधानमंत्री कासगंज पहुंचे। कासगंज की रैली ऐतिहासिक थी क्योंकि 55 साल बाद कोई प्रधानमंत्री कासगंज में जनता के बीच पहुंचा था। 12 फरवरी को कन्नौज में रैली कर विपक्ष के परिवारवाद को कटघरे में खड़ा कर दिया। डबल इंजन की सरकार है, इसलिए आज यूपी 100% टीकाकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। साथियों, इस कोरोना काल ने एक और बात का एहसास सबको कराया है। इन घोर परिवारवादियों ने, उनके जो राशन माफिया अगर इस कोरोना काल में होते तो यूपी के गरीबों को ये मुफ्त राशन पहुंच रहा है, पहुंचता क्या? तीसरे चरण में बुंदेलखंड और अवध की लड़ाई को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 14 फरवरी को कानपुर से प्रचार की शुरुआत की। 16 फरवरी को सीतापुर में जनसभा की और 17 फरवरी को फतेहपुर के उसी मैदान में पहुंचे जहां शमशान कब्रिस्तान के बयान ने 2017 में चुनावी फिजा बदल दी थी। आपको जगाने आया हूं कि ये लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ऐसी ऐसी हवाबाजी करेंगे, आपको गुमराह करने के लिए खेल खेलेंगे। ये ना गरीब का भला चाहते हैं और न ही ये देश का विकास चाहते हैं। एक छोटी सी सोच से यूपी जैसा बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश नहीं चलाया जा सकता है। यही वजह है कि फिर एक बार यूपी कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। 23 फरवरी तक उत्तर प्रदेश में 231 सीटों पर 4 चरण का मतदान खत्म हो चुका था। तब तक 5वें चरण के लिए प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया था। बाईस फरवरी को बहराइच में हुंकार भरने के बाद 23 फरवरी को मोदी कौशाम्बी पहुंचे। 24 फरवरी को अमेठी के गौरीगंज और प्रयागराज के फाफामऊ में जनसभा कर 5वें चरण की 61 सीटों के समीकरण को बदलने की कोशिश की। अमेठी के लोग तो जानते ही हैं
कि ये लोग किसी के नहीं होते। आपने जिन्हें बरसों तक सर आंखों पे बिठाया, सम्मान दिया, और जैसे ही आपने उनको भगाया तो उन्होंने केरल में जाकर आपकी ही बुद्धि को कोसने की शुरुआत कर दी। आपकी समझ पर ही सवाल उठाने लगे। भाइयों और बहनों, विरोध और अवरोध जिनकी राजनीति है वो ये करते ही रहेंगे। हम विकास की नीति उस पर तेज गति से चलते रहेंगे। 5वें चरण तक पश्चिम से लेकर बुंदेलखंड और अवध तक का रण पूरा हो चुका था। अब तैयारी थी पूर्वांचल के रण की रणनीति बनाने की, और यही वजह है कि 27 फरवरी को इधर 5वें चरण का मतदान चल रहा था और उधर प्रधानमंत्री मोदी 6ठे और 7वें चरण की किलेबंदी के लिए वाराणसी पहुंच चुके थे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। सरकार आतंकियों से खुलेआम मुकदमे वापस ले रही थी, लेकिन काशी कोतवाल बाबा काल भैरव के आगे इनकी चलने वाली थी क्या? त्रिशूल के आगे कोई माफिया, कोई आतंकी कभी टिक सकता है क्या? आज सब अपने ठिकाने पर है और कालजयी काशी देश को दिशा दे रही है। हमें संकल्प लेकर जाना है। हमें अपना बूथ हर हाल में जीतना है। जीतेंगे, जीतेंगे। छठवें चरण को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 28 फरवरी को महाराजगंज पहुंचे। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। तो यूपी के चुनावी महासंग्राम में बीजेपी के दूसरे महायोद्धा थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके ऊपर बीजेपी का दोबारा से सत्ता में स्थापित करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। अपने ताबड़तोड़ दौरे और धुआंधार प्रचार के जरिए यूपी के रण में सीएम योगी ने पहले चरण से आखिरी चरण तक विपक्षियों पर महाप्रहार किए। यूपी के चुनावी महासंग्राम में एक महायोद्धा की तरह योगी आदित्यनाथ ने किस तरह हर समीकरण को साधने की कोशिश की, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को दोबारा सत्ता पर काबिज करने की जिम्मेदारी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने उतरे। वैसे तो चुनाव के ऐलान से पहले से सुपर एक्टिव मोड में थे, लेकिन चुनाव की घोषणा होने के बाद सियासी रण में उनके तेवर आक्रामक हो गए। पहला चरण पश्चिम का रण था। मथुरा, गाजियाबाद, मेरठ, शामली, बुलंदशहर, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, आगरा, बागपत, हापुड़ 11 जिलों की 58 सीटों की वन मैन आर्मी की तरह मैदान में डटे रहे। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। हमेशा दंगाइयों को प्रोत्साहित करते थे। हमारी सरकार जब आई तो हमने कैराना में भी पीएसी का एक नई बटालियन की स्थापना की है, और मैंने तो यह भी आदेश दिया था कि जहां जहां पर दंगाग्रस्त क्षेत्र है वहां पीएसी की बटालियन भी खोलिए, और जहां आवश्यकता पड़ती है उसमें से कुछ पीएसी की बटालियन महिलाओं की होनी चाहिए। दंगाइयों को महिला पीएसी कर्मियों से पिटवाना चाहिए। जैसे जैसे चुनाव का चरण बढ़ता गया, योगी आदित्यनाथ का प्रचार और प्रचंड होता चला गया। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें चरण में अवध से बुंदेलखंड तक योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। विपक्षियों पर ताबड़तोड़ प्रहार
और जनता को सरकार के विकास का रूट मैप बताते नजर आए। का बड़ा अच्छा उपयोग होता है। विकास कार्य में कोई समझौता नहीं, लेकिन भाइयों बहनों विकास जो आप कहेंगे वो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी के रण में बीजेपी के महायोद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई की, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का कुनबा भी उनसे कतई कम नहीं था। महासंग्राम में चुनावी रण में उतरे अखिलेश यादव ने बीजेपी के हर वार का पलटवार किया। अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। ये भीड़ बता रही थी कि यूपी में इस बार का सियासी समीकरण कैसा होगा। ये भीड़ थी विपक्ष के रोड शो की, जिस रोड शो के विजय रथ पर सवार थे यूपी में विपक्ष के सबसे बड़े योद्धा अखिलेश यादव। ये तैयारी चुनाव से पहले की थी, क्योंकि अखिलेश जानते थे कि बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए इस बार कड़ी मेहनत करनी होगी। विजय रथ पर सवार अखिलेश यादव यूपी का हर कोना छान मारे। पश्चिम से पूरब तक, अवध से बुंदेलखंड तक बस पर सवार अखिलेश यादव बढ़ते गए और कारवां जुड़ता गया। मुझे लगता है कि जो टारगेट था 400 का, उसके लिए मेहनत हुई है, तो कम से कम 300 सीटें तो गठबंधन जीतने जा रहा है। अखिलेश के सामने कई चुनौतियां भी थी। जरूरत थी एक ऐसी रणनीति की जिसे बीजेपी को हर ओर से घेरा जा सके। इसके लिए अखिलेश ने सबसे पहले प्रदेश के छोटे दलों को अपने साथ जोड़ा। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल कमेरवादी और महान दल के साथ पश्चिम के गढ़ में मजबूती तब मिली जब जयंत चौधरी ने साइकिल के साथ यूपी के महासंग्राम में ताल ठोक दी। मुझे खुशी है कि जहां जहां समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, उस गठबंधन के सहयोगी दलों को समर्थन मिला। चाहे वो आरएलडी का गठबंधन रहा हो, चाहे ओमप्रकाश राजभर जी का हो, संजय चौहान को साथ लाए, महान दल को साथ लाए, अपना दल कमेरा रहा, या अन्य दलों को जो साथ लाने का काम हुआ उसको समर्थन मिला है। तमाम राजनीतिक दलों के महागठबंधन के साथ अखिलेश यादव चुनावी रण में उतरे, लेकिन एक और चुनौती थी जिसका सामना करना उनके लिए बेहद जरूरी था। वो था चाचा भतीजे का एक होना। अखिलेश यादव ने इस सच का भी सामना किया और 2017 से चले आ रहे चाचा भतीजे के मनमुटाव को दूर कर उनको अपने साथ लिया। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।